नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे सीटेट 2023 पेपर 1 और में पूरी हिंदी कवर 50% रखे हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हिंदी से आपके जो क्वेश्चन 30 नंबर की हिंदी आएगी, तो 30 में से पद्यांश और गद्यांश का जो क्वेश्चन आता है उसको छोड़ करके 25-24% आप इसी क्लास के माध्यम से आपको हूबहू मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भाषा हमें ले जाती है, तो भाषा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिससे हमें ज्ञान और कल्पना, ज्ञान की खोज और कल्पना उत्सुक हमारे अंदर होती है। तो भाषा हमें ले जाती है ज्ञान और कल्पना की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है अत्यधिक वैचारिक। तो अत्यधिक में कौन सा? अत्यधिक एक प्रत्यय। वैचारिक, वैचारिक में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। राजनीतिक, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। बौद्धिक, बौद्धिक में भी कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। अगला आता है हमारा कौन सा? शैक्षिक, तो शैक्षिक में भी कौन सा है? एक प्रत्यय। तो अत्यधिक हो, वैचारिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो और बौद्धिक हो। तो बौद्धिक का जो बनेगा बुद्धि प्लस एक, तो इन सब के अंदर क्या है? एक प्रत्यय है। अगला देखें प्रश्न, जी हाँ, हाँ जी, केवल, भी, तो और ही, ये सब के सब क्या है? निपात हैं। ये सब के सब निपात हैं। जी हाँ, हाँ जी, केवल, भी, तो और ही, ये सब निपात हैं। निपात एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के अंदर यदि निपात का प्रयोग किया गया है तो उस वाक्य में वो निपात बल का प्रयोग करते हैं, बलदायक होते हैं। क्या होते हैं? बलदायक होते हैं। तो अगला देखें प्रश्न, बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सक्षम है। बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करना है तो सबसे अधिक क्या सक्षम है? तो किसी दृश्य का वर्णन करना। किसी भी दृश्य का वर्णन किया जाए, किसी दृश्य का वर्णन करना, तो किसी दृश्य का वर्णन किया जाए। भाषा प्रयोग की क्षमता, भाषा और उस भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्षमता, तो बच्चे का क्या होगा? भाषा क्षमता का आकलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक ऐसा प्रगति का लेखा जोखा रखता है बच्चे के, तो परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह है। परियोजना जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उन कार्यों का क्या? संगठित एक संग्रह, यानी संग्रह माने इकट्ठा, उनको एकत्र किया जाता है। अगला आकलन में सहायक है, और ये पोर्टफोलियो आकलन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर। अगला, बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। बच्चों की भाषाई क्षमता में क्रमित प्रगति में मदद करना, तो बच्चों की जो भाषाई क्षमता होती है उसमें मदद करना और उसकी प्रगति का लेखा जोखा रखना और आकलन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग में प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र, इन तीनों शब्दों में फिर उपसर्ग है। प्रभाव है, प्रदेश है, प्रपत्र है, तीनों शब्दों में फिर उपसर्ग है। ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का अर्थ क्या होता है? ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का जो अर्थ होता है वो होता है चौखट, घर या देहरी। चौखट, घर, देहरी। अगला प्रश्न है पानी पी प्यास बुझाना है। पानी पी प्यास बुझाना है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की कोई भी दोहा हो, पंक्ति हो, उसके अंदर जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण रिपीटेशन हो, तो एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे पा और पा और पा, तो तीनों शब्दों में पा आया है, तो यहाँ पे पा शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो पहले देखें रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े करें तो उनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। अगला आता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे रसोई घर, तो रसोई अलग हो जाएगा, घर अलग हो जाएगा। पौधशाला, तो पौध अलग हो जाएगी, शाला अलग हो जाएगी। महत्वपूर्ण, तो महत्व अलग हो जाएगा, पूर्ण अलग हो जाएगा। और दोनों ही शब्द क्या देंगे? अर्थ देंगे। पौध भी अर्थ दे रही है और शाला भी अर्थ दे रही है, महत्व भी अर्थ दे रहा है और पूर्ण भी अर्थ दे रहा है। अब अगले आते हैं योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका तीसरा अर्थ निकले, जैसे पंकज, दशानन, लंबोदर, तो ये सब क्या है? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला देखें नावाकिफ। नावाकिफ का जो अर्थ होता है, नावाकिफ
का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है अपरिचित। ना वाक्य मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, तो वो क्या कहलाता है? अपरिचित, जिससे मैं परिचित ना हूं, जिसे मैं ना जानता हूं। आधुनिक, तो आधुनिक या नवीन कहें या आधुनिक कहें, एक ही बात है। तो आधुनिक का जो समानार्थी शब्द वो है नवीन। सानिध्य, सानिध्य का मतलब है कितने समीप हो जाना उसके, तो सानिध्य का जो समानार्थी शब्द है वो है समीपता। सानिध्य का समानार्थी शब्द है समीपता। अगला प्रश्न देखें, भाषा सिखाने के लिए उपयोगी है। तो भाषा सिखाने के लिए बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? तो वो है समृद्ध परिवेश, समृद्ध परिवेश, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम माता पिता परिवार से ही सीखता है। तो भाषा सिखाने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है समृद्ध परिवेश। वहां वाले शब्द गलत बोलता है एक बच्चा, तो वहां वाले शब्दों को बच्चा गलत बोल रहा है, तो एक शिक्षक के लिए क्या करना चाहिए? तो धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो एक शिक्षक का एक दायित्व बनता है कि उससे धैर्य पूर्वक बोलने का क्या कराएं? अभ्यास कराएं बार बार। जब बार बार अभ्यास कराएंगे तो वहां वाले शब्द या कोई भी वर्ण बच्चा गलत नहीं बोलेगा। अगला है, एक बच्चा भोजन को भोजन बोलता है, भोजन को भोजन बोलता है, तो उसके अंदर कौन सी त्रुटि है, क्या गलती कर रहा है बच्चा? तो भा क्या है? भा और बा। तो बच्चे के अंदर अल्प प्राण और महाप्राण का भ्रम है। बच्चा ये नहीं जानता कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। तो जो भा है हमारा, भा वो हमारा महाप्राण है और बा है हमारा अल्प प्राण। तो भोजन को भोजन बोल रहा है। एक बच्चा मैडम को मैम बोलता है, मैडम को मैम बोलना, तो मैडम को मैम बोलना, तो बच्चे के अंदर कौन सी कमी हो रही है? तो व्यंजन लोप कर रहा है बच्चा, व्यंजन का क्या कर रहा है? लोप कर रहा है। तो माँ क्या है? एक व्यंजन है, इसका लोप कर दिया, इसको क्या कर दिया? उसने कम कर दिया, तो मैडम को मैम बोलने लगा। एक बच्चा अनाज को नाज कहता है, अनाज को क्या कहता है? नाज कहता है। तो अनाज को नाज कहता है, उसके अंदर क्या कमी है? तो उसके अंदर है स्वर लोप, क्योंकि आ क्या है? स्वर है, तो आ इसने कम कर दिया, तो इसका अंदर हो गया स्वर लोप, स्वर की कमी। एक बच्चा है जो ब्रजेंद्र को बरजेंद्र बोलता है, ब्रजेंद्र को बरजेंद्र कहता है, तो उसके अंदर कौन सी कमी है? स्वर भक्ति। तो कौन सी कमी है उसके बोलने में, क्या दिक्कत है? उसको स्वर भक्ति, यानी कि उसने बढ़ाकर बोल दिया, बढ़ाकर बोल दिया। तो ब्रजेंद्र को ब्रजेंद्र करना स्वर भक्ति। अगला प्रश्न है औपचारिक व्याकरण। औपचारिक व्याकरण, औपचारिक व्याकरण क्या होती है? बच्चों का मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार हो। औपचारिक व्याकरण उसे कहते हैं कि बच्चे का मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो, औपचारिक व्याकरण कहलाती है। ये व्याकरण के दो भेद होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक व्याकरण क्या होती है? अनौपचारिक व्याकरण उसे कहते हैं जैसे दूसरों की नकल करके भाषा को सीखना, जैसे और बच्चा कर रहे हैं उसी बच्चे को बच्चा उसकी नकल करके और उसे भाषा को सीख जाए, तो उसे कहते हैं अनौपचारिक व्याकरण। अनौपचारिक व्याकरण अपना दिमाग ना लगाना, दूसरों की नकल करना, अनौपचारिक व्याकरण कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की बेहतर विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे बेहतर विधि है वो है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? तो आगमन विधि के अंदर पहले उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे आ को कम कर दें तो ये बन जाएगा ऊ की तरह, तो ऊ में उदाहरण। तो आगमन विधि में उदाहरण, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में नियम बताए जाते हैं। एक विधि और होती है निगमन विधि। तो निगमन विधि में नी से निगमन और नी से नियम। तो निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताए जाते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा होगा वो अगला प्रश्न देखें, भाषा। भाषा, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो है सांकेतिक। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक। बच्चा सर्वप्रथम कैसे सीखता है? संकेत के माध्यम से। प्रश्न नंबर अगला, भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? भाषा सहज स्वाभाविक है। और बच्चा भाषा क्या है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और भाषा कैसी है? व्यवहारिक है, भाषा हमारे व्यवहार में कार्य करती है। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन कैसा है? सहज है और स्वाभाविक है। भाषा अर्जन कैसा है? सहज है और स्वाभाविक है। भाषा अर्जन जब बच्चा करता है वो समाज से करता है, अपने परिवार से करता है, अपने माता पिता से करता है। इसमें किसी भी दबाव या बच्चा दबाव महसूस नहीं करता है। भाषा अर्जन बच्चा अपने आप ही सीख जाता है कि उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती या किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है और प्रयासजन्य है। ये प्रयास के माध्यम से बच्चा भाषा अधिगम को करता है। अधिगम मानी होती है सीखना।
जब कहीं सीखते हैं तो उसे किसी के प्रयास द्वारा, विद्यालय हो या कोई अन्य हो, उसके माध्यम से हम अधिगम करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग। अगर बच्चे बहुभाषिक बच्चे हैं, एक ही कक्षा के अंदर अलग अलग प्रांतों से बच्चे आए हुए हैं, तो बहुभाषिक कक्षा हो गई वो। अब अलग अलग प्रकार की भाषा बोलेंगे, तो बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चों की मातृभाषा है, अगर बच्चा मातृभाषा में बोल रहा है तो उस बच्चे को हम डांटेंगे नहीं, बल्कि नहीं मारेंगे, उसकी मातृभाषा को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे और उसे सम्मान देना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे का भाषाई विकास सर्वाधिक निर्भर करता है। तो बच्चे का जो भाषाई विकास है वो सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है, समृद्ध परिवेश भाषा पर। बच्चे का जो भाषाई विकास है वो निर्भर करेगा उसके परिवेश पर, उसके परिवेश पर। अगला प्रश्न है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना संबंधित है। अहम केंद्रित भाषा की जो संकल्पना है वो किसने दी थी, पियाजे साहब ने, पियाजे साहब ने। इसी बात को वाइगोत्स्की ने अंतर्वाक कहा था। आत्म केंद्रित भाषा की संकल्पना वाइगोत्स्की ने दी थी और अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना पियाजे महोदय ने दी थी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। भाषा सीखना अलग बात है और भाषा के बारे में सीखना अलग बात है। जब भाषा सीखेंगे तो उसमें नियम कानून नहीं आएंगे, और भाषा के बारे में सीखना, अगर उसके बारे में सीखना, अधिक उसके अंदर तक गहराई में जाना, तो उसमें दोनों भिन्न भिन्न संकल्पना है। तो दोनों अलग अलग संकल्पना है, ये दोनों भिन्न भिन्न संकल्पना है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बच्चों की सशक्त, बच्चों की कमजोरी और लेखन क्षमता का परिचायक है वो उसके मौलिक विचार। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है मौलिक विचार। बच्चा लेखन लिखते समय अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत करता है। क्या क्या उसके दिमाग में प्रश्न आते हैं उनको प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, वाणी और लेखन में मूल अंतर है। वाणी और लेखन में मूल अंतर है। तो वाणी और लेखन में जो मूल अंतर है वो है चेतन, स्वाभाविक, चेतन का अंतर है। वाणी अंदर से आती निकल गए और लेखन ये भी अंदर से आता निकल गया, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो दोनों में अंतर है चेतन का, कि चेतना किसके अंदर है, और ये स्वाभाविक है। लेखन क्या है, स्वाभाविक है, और स्वाभाविक को कहते हैं बातचीत। तो लेखन एक प्रकार की क्या है, बातचीत है। भाषा का प्रमुख कार्य है, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है, भाषा का जो प्रमुख कार्य है वो है संप्रेषण करना या परस्पर बातचीत करना। तो संप्रेषण करना या परस्पर बातचीत करना ये भाषा का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न जो देखेंगे हम वो है भाषा अर्जन, भाषा जन्मजात, भाषा अंतर्निहित क्षमता। ये जो कथन दिया था वो चॉम्स्की महोदय ने दिया था। चॉम्स्की महोदय वो कहते थे कि बच्चा भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, और बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के अंदर पहले से ही एक चिप लगी हुई होती है माइंड के अंदर। ये बात चॉम्स्की महोदय कहते थे। अगला प्रश्न है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल कितने होते हैं, तो भाषाई कौशल 4 हैं, और भाषाई कौशल 4 हैं, और चारों के चारों कौशल सभी अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, ग्रहणात्मक और अभिव्यंजनात्मक। टोटल कौशल 4 हैं, लेकिन इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होते हैं ग्रहणात्मक और एक होते हैं अभिव्यंजनात्मक। तो ग्रहणात्मक कौशल में कौन कौन से आते हैं, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना। और अभिव्यंजनात्मक या इन्हीं को कहते हैं उत्पादक कौशल, इनमें कौन कौन से आते हैं, बोलना और लिखना, बोलना और लिखना। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है अर्थ या अनुमान लगाना, अर्थ या अनुमान लगाना। और लिखना एक तरह की बातचीत है। तो लेखन कौशल क्या, एक तरह की बातचीत है। अगला जो प्रश्न देखेंगे, पहले इसमें देखें, अनिवार्य नहीं है कि चारों कौशल क्रम से ही सीख जाएं। ये बात अनिवार्य नहीं है कि चारों ही कौशल क्रम से सीखे जाएं, चारों ही कौशल क्रम से ही सीखे जाते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने में महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बाल साहित्य का प्रयोग, बाल साहित्य का प्रयोग। बाल साहित्य बच्चे के अकॉर्डिंग ही सीखना, बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग सिखाना है जिस भाषा में बच्चा बोल रहा है। तो पढ़ना सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है बाल साहित्य का प्रयोग। अगला है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, तो मैंने की जगह मैं होता तो सही होता। तो व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना, तो बच्चे के अंदर क्या है, व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है। अगला जो प्रश्न है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन है। तो भाषा शिक्षण में एक संसाधन क्या है, बहुभाषिक कक्षा, बहुभाषिक कक्षा।
जहां में जिस कक्षा के अंदर अनेक प्रकार की भाषाएं बच्चे बोलते हों या अनेक अनेक प्रांतों से बच्चे आते हैं, तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो एक संसाधन का कार्य करती है बहुभाषिक कक्षा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है वो क्या होती है, एक साधन है और परिवेश से जुड़े हुए विषय होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है और पत्र पत्रिकाएं एक साधक है। तो परिवेश से जुड़े हुए विषय हों तो पाठ्य पुस्तक में ऐसे विषय रखे जाएं, ऐसा कंटेंट रखा जाए, उसका पाठ्यक्रम ऐसा हो जो परिवेश से जुड़ा हो। अगला प्रश्न है भाषा संबंधित क्रमित प्रगति का लेखा जोखा रखना। तो भाषा संबंधित प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है, वो पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। ये प्रश्न को हम पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखा, लेखन क्षमता के आकलन में महत्वपूर्ण है। तो लेखन क्षमता का अगर आकलन करना है तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मौलिकता, कल्पनाशीलता और विचारों की स्पष्टता। मौलिकता, कल्पनाशीलता, विचारों की स्पष्टता। अगला जो प्रश्न है, पढ़ने की क्षमता आकलन में महत्वपूर्ण है। यदि लेखन की क्षमता तो मौलिकता, कल्पनाशीलता, विचारों की स्पष्टता। पढ़ने में क्या है सबसे ज्यादा, वो अनुमान, अर्थ और पढ़ने में प्रवाह। अनुमान लगाना, अर्थ लगाना और पढ़ने में प्रवाह। कितना कैसा बच्चा पढ़ना जानता है। अगला जो प्रश्न है वो है निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, समस्या का पता लगाना, कमजोरी का पता लगाना। अगला आता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, समस्या की पहचान करके क्या समस्या थी उसका टेस्ट करके उसको ठीक कर देना, उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा शिक्षण के रूप में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो भाषा में विभिन्न संदर्भों का प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार के संदर्भों का प्रयोग करना भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न देखेंगे वो अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो बच्चे का जो व्यक्तिगत निर्माण करना है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, मातृभाषा। वो क्या है, उसकी मातृभाषा। क्योंकि व्यक्तिगत जो निर्माण होता है बच्चे का वो अपनी मातृभाषा से ही होता है, क्योंकि बच्चा वहां समय अधिक बिताता है अपने परिवार के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा की पढ़ाई। तो भाषा की पढ़ाई क्या होती है, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त होती है। पूरी पाठ्यचर्या के अंदर क्या होती है, उसमें व्याप्त होती है। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या है। तो यदि भाषा की कक्षा में बच्चों को कहानी सुनने का जो मूल उद्देश्य है वो है उसकी बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होना। तो बच्चे की कल्पना शक्ति का क्या होता है, उसमें विकास होता है। सस्वर पाठन में महत्वपूर्ण है। सस्वर पाठन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो है एकांकी। तो एकांकी सस्वर पाठन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा सभी विषयों के है किसमें, केंद्र में। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, सभी विषयों के केंद्र में है। भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने और सिखाने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है भाषा का आकलन करना, भाषा का परिवेश, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा का आकलन भी बच्चे का बहुत जरूरी है सीखने के लिए। और भाषा का परिवेश, उसका परिवेश भी अच्छा होना चाहिए सीखने के लिए। अगर आप भाषा की पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक भी ऐसी हो जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हो, जो उसके परिवेश से जुड़ी हो। अगला जो प्रश्न है भाषा सीखने की प्रक्रिया में मुख्यता है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो मुख्यता है वाइगोत्स्की उसको कहते हैं समाज या सांस्कृतिक परिवेश। तो समाज से जुड़ी हुई हो या सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी हो, वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस विधा को अधिक महत्व देंगे। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है कहानी के लिए। कहानी पाठ्य पुस्तक में एक ऐसी विधा है जिसे बच्चा अधिक सीखना चाहता है और कहानी के माध्यम से बच्चा अधिक जल्दी सीख जाता है। अगला जो प्रश्न है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन पहला जो मूल्यांकन का भाग है वो रचनात्मक या निर्माणात्मक। तो निर्माणात्मक या रचनात्मक। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, बच्चे की लगातार प्रतिपुष्टि करने के लिए, बच्चे की लगातार फीडबैक करना, उसका बच्चे का लगातार फीडबैक करना और पाठ के बीच बीच में किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन एक ऐसा आकलन है जो पाठ के बीच बीच में किया जाता है और बच्चे का इसमें अपसारी चिंतन होता है, यानी कि एक प्रश्न के कई प्रकार से उस उत्तर देने की कोशिश करता है बच्चा। तो रचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में किया जाता है, अब बच्चा अपसारी चिंतन करता है। अगला जो मूल्यांकन का भाग है वो है योगात्मक या संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। और बच्चे का जो अंतिम मूल्यांकन होता है या योगात्मक मूल्यांकन होता है वो सत्र के अंत में होता है,
शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछता है। तो इसमें बच्चे एक अध्यापक क्या करता है, पाठ पढ़ाएगा और पाठ पढ़ाने के बाद में प्रश्न पूछता है, उसे कहते हैं योगात्मक आकलन या अंतिम मूल्यांकन या संकल्पात्मक आकलन या मूल्यांकन। अगला जो प्रश्न है हमारा, निदानात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निदान का मतलब होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसकी जानकारी ग्रहण करना, तो बच्चे की असफलता के कारण का पता लगाना। यदि बच्चा कमजोर है, उसकी असफलता है, तो आप किस प्रकार से उसकी कमजोरी का पता लगाएंगे, उसे कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के गुण, तो मूल्यांकन के गुण कौन कौन से होते हैं? पहला वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता और विभेदीकरण। वैधता, वैध है या नहीं है, कोई चीज वैलिड है या नहीं है। विश्वसनीयता है या नहीं है। वस्तुनिष्ठता, प्रश्न छोटे हैं, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता उसके अंदर, और व्यापकता होनी चाहिए, और उसकी क्या उपयोगिता है और क्या उसका विभेद है। तो ये मूल्यांकन के गुण थे। मूल्यांकन या आकलन के प्रतिमान, मूल्यांकन कहें या आकलन, तो उसके प्रतिमान क्या होती हैं? तो उसके जो प्रतिमान है हमारे, वो देखें, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? के लिए आए तो कार्य कराते समय बीच बीच में प्रतिपुष्टि करना। जैसे एक महिला है, भोजन बना रही है, अब भोजन बनाते समय और सब्जी के अंदर जो सब्जी बन रही है, उस सब्जी के अंदर नमक डाल दिया जाता है बाद में, और नमक डालने के बाद उसका टेस्ट जो लिया जाता है, उसे कहते हैं कार्य कराते समय बीच बीच में प्रतिपुष्टि करना। उसी प्रकार से जैसे बच्चा कार्य कर रहा है, उसके बीच बीच में उसका फीडबैक करते रहना, उसे कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, या इसी को कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला है अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन, या इसी को कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो अधिगम का जो आकलन होता है, बच्चों को भ्रमण पर ले जाने पर जब वापस आ जाएं तब उनसे प्रश्न पूछना। एक अध्यापक बच्चों को भ्रमण पर ले जाता है और भ्रमण पर ले जाने के बाद उनसे प्रश्न पूछता है, तो उससे कहते हैं अधिगम का आकलन। इनकी बाद में करना, बाद में किया जाता है ये। अगला प्रश्न है अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के रूप में मूल्यांकन। तो इसमें क्या है, छात्र अपने अनुभव तथा अन्य लोगों के बारे में गुणवत्तापूर्ण सूचना। छात्र अपने अनुभव, जो अपने उसने अनुभव ग्रहण किए हैं और अन्य लोगों के अनुभव हैं, उनकी गुणवत्तापूर्ण सूचना, जानकारी इकट्ठा करता है कि कितने अनुभव हैं उस दूसरे व्यक्ति के पास और मेरे पास, जो उसे कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है पढ़ने संबंधी विकार है। तो पढ़ने संबंधी जो विकार है वो है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो पढ़ने की बात आए तो डिसलेक्सिया। लेखन संबंधी विकार वो है डिसग्राफिया, लेखन संबंधी विकार डिसग्राफिया। तो लेखन जब लिखते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, तो लेखन में तो हो जाएगा ग्राफिया। गणित, तो गणित के लिए गणित संबंधी जो विकार है वो डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेटर किसमें आता है, गणित में काम करता है, तो गणित संबंधी विकार आए तो डिसकैलकुलिया। और लेखन संबंधी ग्राफ तो डिसग्राफिया, पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया। अगला जो प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक हो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आकर्षक चित्र। उसके अंदर आकर्षक चित्र बने होने चाहिए, आकर्षक चित्र बने होने चाहिए। चित्रों के माध्यम से बच्चा अधिक जल्दी सीख जाता है कि कैसे हमें उस चित्र को देख देख कर ही बच्चा कल्पना करने लगता है। अगला प्रश्न है बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले जानते हैं। बच्चा जब पहली कक्षा में प्रवेश करता है तो पहली कक्षा में प्रवेश करने से पहले क्या क्या चीज जानता है। तो बच्चा स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, स्वयं की अभिव्यक्ति बच्चा जानता है। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, वो होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। कोई भी पाठ है उसका उद्देश्यपूर्ण चयन करना है, को उस पाठ को क्यों रखा गया उस पुस्तक के अंदर, तो ये होता है महत्वपूर्ण पक्ष। सतत आकलन का उद्देश्य है, सतत आकलन जो किया जाता है, लगातार आकलन जो किया जाता है वो किया जाता है बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना सीखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।